Hello everybody. Welcome to this question answer series for CA Final Direct Taxes and International Taxation applicable for May and November 25 attempt. सर आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही कम चांसेस है पूछने के, लेकिन स्टिल इसको एक बार में कंप्लीट कर लो ताकि आगे से कभी इसको रेफर ही ना करना पड़े। दो बातें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली। सर एक टॉपिक जो हटा दिया गया है आपके सिलेबस में अगर है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व नहीं करने। कौन सा सर? एंजल टैक्स वाला टॉपिक। सर जो भी एंजल टैक्स वाला टॉपिक अगर आपके पुराने सिलेबस में है, आपके क्वेश्चन बैंक में, उसको हटा दो, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकंड चीज लिक्विडेशन, लिक्विडेशन नहीं सर, बायबैक। सर बायबैक, बायबैक में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट सर इस टॉपिक में कवर ना करके असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में कवर किया गया है, तो उसके क्वेश्चन आंसर जो भी करस्पॉन्डिंग है हम वहां देख लेंगे। अभी यहाँ पे अपने मेजर क्वेश्चन से सर डीम डिविडेंड गिफ्ट टैक्सेशन से रिलेटेड ही रहते हैं, तो टॉपिक बहुत ही हल्का हो जाता है। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? हाँ सर, मस्त समझ में आ जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन पे। सर क्वेश्चन नंबर वन, धवल इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज किचन इक्विपमेंट्स। ही इज ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेल्ड नियरली 65% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन आरा प्राइवेट लिमिटेड। सर धवल का एक काम है। सर इसके अलावा एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, किसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है? किसमें सर? आरा प्राइवेट लिमिटेड में। कितना 65% होल्ड करता है? ठीक है। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द धवल इज ऑब्टेन थ्रू आरएफ। सर यानी जो धवल का जो पर्सनल बिजनेस है, इसका मेजर काम सर आरएफ प्राइवेट लिमिटेड से आता है। ठीक है। फॉर दिस पर्पस आरएफ ने एडवांस पास इन एडवांस अगेन रिसीव फ्रॉम द कस्टमर टू एग्जीक्यूट द जॉब वर्क इंटरेस्टेड टू हिम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आरएफ प्राइवेट लिमिटेड ने जो एडवांस मिला हुआ था, एडवांस धवल को दे दिया। असेसिंग ऑफिसर हेल्ड दैट एडवांस मनी रिसीव बाय धवल इज इन द नेचर ऑफ लोन गिवन बाय आरएफ लिमिटेड एंड अकॉर्डिंगली डीम डिविडेंड मान लिया गया। एक बात बताओ, सिंपल सा पॉइंट मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला? क्या रिजर्व्स कितने हैं? नहीं बोला ना। क्वेश्चन में बोला क्या लोन कितने अमाउंट का है? नहीं बोला ना। तो भाई डीम डिविडेंड कैसे बना दोगे? अगर बनाना होता ना तो कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफाई करता। सर डायरेक्टली डायरेक्टली आप इशारा समझो, इसमें डीम डिविडेंड नहीं बनाना होगा इसको। तो तुक्का भी अगर मार के आ रहे हो तो डीम डिविडेंड नहीं मानना है आपको। बाकी दिल भी तो कह रहा है डीम डिविडेंड नहीं है, क्योंकि सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है ना। आंसर लिखना कैसे, ये समझो। आंसर आपको लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 222 ई। अगर कोई भी शेयर होल्डर जो कि 10% का होल्डिंग रखता है, उसको कोई लोन एडवांस मिलता है, या उसके किसी बिहाफ पे किसी को पैसे मिलता है, या वो किसी ऐसी एंटिटी को मिलता है जहां पे उसको सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, सर जो भी पैसा मिल रहा है डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। लेकिन इसके तीन एक्सेप्शन रहते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिला हो, ट्रेड नेचर मिला हुआ हो, या फिर किसी ऐसे नेचर मिला हुआ जिसके अगेंस्ट में शेयर होल्डर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इस केस में अपने को एडवांस नहीं मानना होता डीम डिविडेंड। ऐसा आप लिख के आ जाओगे और लास्ट में लिख दो सर एडवांस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इट इज नॉट डीम डिविडेंड। ऐसा लिख देना, सिंपल सा पॉइंट है। In the present case, payment execution of the work is in the course of commercial nature and therefore it can never be treated as deemed dividend। सर बस इतना ही है, इत्तू सा क्वेश्चन। ठीक है, फिगर्स ही नहीं दे रखे, यानी कहीं ना कहीं आपसे सर ज्ञान चाह रहा है, और ज्ञान देने में तो एक्सपर्ट है ना हम। परफेक्ट बात है सर, समझ में आ गई, मस्त। सर एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है सर, पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है एमएनओ में। के इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, 15% होल्ड करता है। सर मिस्टर के के पास 15% शेयर होल्डिंग है। सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अच्छा अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आया, अमाउंटेड कितना? 10 लाख रुपए का सर रिजर्व से, फ्री रिजर्व से। कंपनी ने 1 लाख रुपए के को दिए, 1 लाख रुपए के को दिए। सर द लोन, अच्छा बैंक ड्राफ्ट से दिए हैं। लोन इज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी। के ने रीपे कर दिया लोन सर 30 मार्च तक, यानी सर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, 30 मार्च तक लोन दिया हुआ है। एग्जामिन क्या बोरोवल और रीपेमेंट क्या सर टोटल इनकम में कंप्यूट किए जाएंगे? एक बात बताओ सर, कभी भी अगर आप शेयर होल्डर को लोन देते हो ना, पहले वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिटर्न भी करते हैं सर, तो भी डीम डिविडेंड माना जाता है। इसमें अपने को कोई एग्जामेशन है ही नहीं। सर बिना किसी पर्पस के दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, बाय डिफॉल्ट डीम डिविडेंड मान जाएगा। 1 लाख को पूरा डीम डिविडेंड मानना पड़ेगा अपने को। आंसर में भी ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। सर देयरफॉर रीपेमेंट बाय द लोन विल नॉट अफेक्ट द टैक्सेबिलिटी, 1 लाख विल बी डीम डिविडेंड। अरे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अरे भाई साहब बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Mr. A is a dealer in shares. Sir, important point to note. Important point to note. He is a dealer in shares. यानी shares उसके लिए stock in trade होने वाले हैं। Received the following without consideration. उसको फ्री में चीजें मिली, कुछ कुछ चीजें फ्री में मिली ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी। ए को मिल रहा है बी से फ्री में चीजें, ए को मिल रहा है फ्री में चीजें। ठीक है। कैश ऑफ गिफ्ट 75,000 रुपीज। अच्छा 75,000 रुपीज कैश मिल रहा है अपनी एनिवर्सरी से। सर एनिवर्सरी पे 75,000, सर कैश अगर 50,000 के ऊपर मिलता है इट इज ऑलवेज टैक्सेबल।
बुलियन एक फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 60,000 रुपीज की है, बर्थडे मिल रहा है। अरे यार बुलियन भी ऑलवेज सर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, टैक्सेबल करना पड़ेगा। एक फरीदाबाद का प्लॉट मिल रहा है 1 जुलाई को, फरीदाबाद का प्लॉट सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए है और बी को कितने में मिला? ओह! सर एक प्लॉट मिला 1 जुलाई को जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख रुपए सर फ्री में मिला है ना मेरे को। मिस्टर ए को फ्री में मिला हुआ है ना, अगर मिस्टर ए को फ्री में मिल रहा है तो सर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 56,210 लग जाएगा यहाँ पे। सर 5 लाख रुपए यहाँ पे गिफ्ट बन जाएगा, 5 लाख रुपए गिफ्ट बन जाएगा। परफेक्ट बात है। मिस्टर ए परचेज्ड फ्रॉम इट्स फ्रेंड मिस्टर सी हु इज डीलर इन शेयर्स। मिस्टर ए खुद शेयर्स में डीलर है, वो सी से शेयर्स खरीद रहा है, ठीक है। 1000 शेयर्स ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड 400 रुपए के फेयर मार्केट वैल्यू कितने की है? सर 600 रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू है, 400 रुपए में खरीदा यानी 200 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है फॉर 1000 शेयर, यानी 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या इसको गिफ्ट मानूं, 2 लाख रुपए को गिफ्ट मानूं? राइट आंसर इज ना बाबा, ना 2 लाख को क्यों गिफ्ट मानूंगा, मैं तो डीलर हूं ना। 56 टू 10 तो डीलर के ऊपर नहीं लगता है ना, 56 टू 10 तो कैपिटल एसेट के ऊपर लगता है, स्टॉक इन ट्रेड पे थोड़ी लगता है। यानी इस 2 लाख का कुछ भी नहीं करने वाला मैं। On 1st November 2024, A took the possession of the property which was booked by him 2 years back. 2 साल पहले मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी पोजेशन ले ली सर 20 लाख रुपए में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1 नवंबर कितने की? 32 लाख रुपए की थी और सर बुकिंग डेट पे 23 लाख रुपए की थी। सर मैंने खरीदी कितने में? 20 लाख रुपीज में। सर जब खरीदी थी तब उसकी एसडीवी कितनी थी? 23 लाख रुपीज। जब पोजेशन ले रहा हूँ तब 32 लाख रुपीज की है। सर एसडीवी कौन सी वाली लूंगा, देखते हैं। He had paid 1 lakh rupees via account paycheck as down payment on the booking date. सर यानी 23 लाख को 23 लाख वाले दिन, जिस दिन 23 लाख की थी ना, उस दिन हमने अकाउंट पेचेक से 1 लाख रुपए दे चुका है। यानी सर अपने को एसडीवी कौन सी लेनी है? एसडीवी लेनी है अपने को सीधे सीधे 23 लाख लेनी है। सर अब मुझे एक बात बताओ, एक पॉइंट होता है सर, इफ एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन एंड एसडीवी माइनस कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज, उस केस में जो भी डिफरेंस होता है एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, सर ये हमारे लिए 56 टू 10 में टैक्सेबल होता है। क्या एसडीवी कितनी है सर? 23 लाख रुपीज। कंसिडरेशन का 110% कितना है? 22 लाख रुपीज। यानी यस एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। क्या एसडीवी माइनस कंसिडरेशन 50,000 ज्यादा है? यस सर ये भी ज्यादा है। तो डिफरेंस कितना हुआ सर? डिफरेंस 3 लाख रुपए, डिफरेंस 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। सर 3 लाख रुपए को टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सर? ठीक है, ऑन 1 मार्च 2025 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ फरीदाबाद 7 लाख रुपए। सर यानी कैपिटल गेन भी आएगा मिस्टर ए के हाथ में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना सर? 7 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर कभी भी अगर कोई भी एसेट आपको फ्री में मिलता है, अगर कोई भी एसेट आपको फ्री में मिलता है तो आपको पुराने ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़नी पड़ती है। लेकिन सर अगर आपने उसमें 56 टू 10 में टैक्स भर देते हो ना, तो जिस वैल्यू पे आप टैक्स भरते हो वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। यानी सर मैंने, जो मिस्टर ए है, उसने 5 लाख रुपए का 56 टू 10 में टैक्स भर दिया ना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 5 लाख बन जाएगी यहाँ पे, और हमारे लिए कैपिटल गेन कितना आ जाएगा सर? 2 लाख का ही कैपिटल गेन आ जाएगा। यानी सर अगर मैं आईएफओएस की इनकम निकालूं, कितनी है आईएफओएस की इनकम? 75,000, 60,000 एंड 5 लाख रुपीस। ना कितना, कितनी इनकम? 75,000 प्लस 60,000 प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख। सर 9,35,000 रुपीज की नॉर्मल इनकम है आईएफओएस वाली। 2 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखें, ओ माय गॉड सर बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल ही सही आंसर आ गया। ओ माय गॉड, लॉजिक इज अबव एवरीथिंग डियर फ्रेंड, लॉजिक इज अबव एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। Discuss the taxability or otherwise of the following in the hands of the recipient under section 56(2)(10) of Income Tax Act 1961. अखिल एक एचयूएफ है, 75,000 रुपीज कैश रिसीव कर रहा है फ्रॉम नीस। सर एक एचयूएफ के लिए नीस कौन होता है? डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर। एक बात बताओ, अखिल एचयूएफ है, एचयूएफ है। एचयूएफ में जो उसकी एचयूएफ में जो अखिल है, अखिल इज द मेंबर ऑफ एचयूएफ। अखिल की जो सिस्टर है वो भी मेंबर होती है। लेकिन सिस्टर शादी के बाद सर किसी और घर में चली जाती है तो उस एचयूएफ का मेंबर बन जाती है। सिस्टर आगे चल के किसी और मेंबर का, किसी और एचयूएफ का मेंबर बन जाती है। अखिल की जो डॉटर की बेटी है, अखिल की जो सिस्टर है उसकी बेटी है, नीस जो है, सर अगर इससे मिल रहा है तो ये मेंबर थोड़ी है, ये मेंबर थोड़ी है इसकी नीस। तो मेंबर से नहीं मिल रहा 75,000 रुपीज, तो इट इज टैक्सेबल ना, तो 75,000 विल बी टैक्सेबल, 50,000 के ऊपर इज टैक्सेबल। नितिशा अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ। सर अपने पापा के एचयूएफ की मेंबर है, ट्रांसफर द हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? सर अगर अपने एचयूएफ को ही दे रहे हो प्रॉपर्टी तो इट इज कंप्लीटली एग्जाम ट्रांसफर, कंप्लीटली एग्जाम ट्रांसफर, और गिफ्ट प्रोविजंस भी नहीं लगते, क्योंकि एचयूएफ अगर अपने मेंबर से कोई गिफ्ट ले रहा है तो इट इज अलाउड ना, सर नॉट टैक्सेबल। ओह वाओ सर वाओ,
Akshat received 1,000 shares from his friend as gift on occasion of 25th anniversary. The fair market value was सर कितनी 100 रुपीज, यानी 1,000 shares मिल रहे हैं इंटू, सॉरी 100 shares मिल रहे हैं इंटू 100 शेयर की वैल्यू यानी 10,000 रुपीज के शेयर्स मिल रहे हैं, 10,000 रुपीज के शेयर्स मिल रहे हैं. He receives ज्वेलरी वर्थ रुपीज 45,000. सर ज्वेलरी भी मिल रही है सर 45,000. सर हमने पढ़ा हुआ है कि सर कभी भी अगर कैश मिलता है 50,000 के ऊपर इट इज टैक्सेबल. मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है 50,000 के ऊपर इट इज टैक्सेबल. सर लेकिन कैश और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों मिला के अगर 50,000 के ऊपर भी मिल रहा है तो भी अपने को टैक्सेबल हो जाता है. सर यहाँ पे कैश 10,000, मूवेबल प्रॉपर्टी 45,000, कुल मिला के 55,000 रुपीज का मेरे पास एसेट्स मिल रहे हैं तो इट इज टैक्सेबल. ओ वाओ सर वाओ, सारे आंसर मैच कर रहे हैं. किशन एचयूएफ गिफ्टेड अ कार टू सन ऑफ कर्ता. सर कर्ता के बेटे को एक कार हमने गिफ्ट कर दी. सर कार गिफ्ट कर रहे हो कौन सी, क्यों क्यों गिफ्ट कर रहे हो? कहता सर क्योंकि उसके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आए और 5.25 लाख रुपए की कार दे रहे हो. सर पूरे पोर्शा की एग्जाम्पल एक दादाजी ने अपने पोते को कार गिफ्ट की, वैसा ही सेम टू सेम एक पर्सन एक एचयूएफ ने अपने कर्ता के बेटे को कार गिफ्ट की क्योंकि उसके 12th में अच्छे नंबर आए. तो सर क्या इसको टैक्सेबल करवाओगे? राइट आंसर इज ना बाबा, ना 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 ना. क्यों सर, क्यों टैक्सेबल नहीं करवाए? बड़ा ही सिंपल सा रीजन है, बड़ा ही सिंपल सा रीजन. क्यों सिंपल सा रीजन? सर क्योंकि मोबाइल प्रॉपर्टी नहीं होती. कभी भी अगर गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी पकड़नी होती है ना अपने को, तो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी के लिए अपने को मोबाइल प्रॉपर्टी पकड़नी पड़ती है. मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्टिंग ही इज ओनली टैक्सेबल. कार इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ 10 ही होते हैं ना, शेयर, सिक्योरिटीज, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, जूलियन, सॉरी बुलियन. ठीक है, ये सभी होती है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी तो कोई होती ही नहीं है, इसलिए नॉन टैक्सेबल. सो नहीं, अच्छा क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन और ये चांसेस भी होते हैं कई बार पूछने के. मिस्टर हरी डीलर, अच्छा, सोल्ड अ बिल्डिंग इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस. अपने एक बिजनेस के कोर्स में बेच रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस बेच रहा है तो हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश. हरी ने बेची राजेश को, ठीक है, देखना देखना देखना. हरी राजेश को बेच रहा है. हरी क्या है सर? प्रॉपर्टी डीलर है, डीलर है. और ये ऑटोमोटिव पार्ट्स का डीलर है, ऑटोमोटिव यानी सर गाड़ी के पार्ट्स, ऑटोमोबाइल. सर 90 लाख रुपए में घर बेचा, ठीक है, 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपीज. सर कब? 1 जनवरी 2024 को. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब की है सर? 150 लाख है. ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं. सर 90 लाख रुपए में बेचा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन की कितनी है? 150 लाख की. एग्रीमेंट लेकिन सर जो सितंबर में हो गया था. एग्रीमेंट के दिन सर क्या थी एसडीवी? एग्रीमेंट के दिन सर 140 लाख की थी. कौन सी वाली लेंगे सर? आपको रजिस्ट्रेशन वाली लेंगे कि एग्रीमेंट वाली लेंगे? सर देखना पड़ता है ना, क्या एग्रीमेंट के टाइम पे कुछ पैसा अकाउंट पे चेक से दे रखा है क्या? सर यही तो देखना है अपने को. मिस्टर हरी हैज रिसीव्ड a डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख रुपीस ऑन क्रॉस. ओ हो, एग्रीमेंट के दिन क्रॉस चेक से पेमेंट कर दिया. सर क्रॉस चेक इज नॉट पेमेंट, क्रॉस चेक इज एज गुड एज कैश. यानी सर मैं पकड़ूंगा सर रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी, सर एग्रीमेंट की डेट्स की एसडीवी काम की नहीं. Discuss the tax implication in the hands of Hari and Rajesh, assuming that Hari has purchased the building for 75 लाख रुपीस. 75 में बाय की थी सर, 90 लाख में उसने बेच दी, जबकि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 150 लाख रुपीस. वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर हरी एक शेयर ब्रोकर होता इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर? क्या मेरा आंसर बदलता? सबसे पहले तो सर कभी भी अगर हरी प्रॉपर्टी बेच रहा है एज ए प्रॉपर्टी डीलर तो सेक्शन 43 सीए लग जाता है. 43 सीए क्या बोलता है? अगर आप कोई प्रॉपर्टी को या किसी स्टॉक इन ट्रेड को अगर सेल कर रहे हो तो ध्यान देना पड़ता है अपने को. क्या ध्यान देना पड़ता है सर? कभी भी एसडीवी कैन नॉट एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन. अगर एसडीवी एक्सीड कर जाती है ना, इस केस में क्या हो जाता है सर? जो हमारी एसडीवी होती है वही कंसिडरेशन बन जाती है, वही कंसिडरेशन बन जाएगी हमारे हाथ में. तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है अपने को. सर यहाँ पे कंसिडरेशन कितनी है? 90 लाख. एसडीवी कितनी है सर? 150 लाख. सर देख के ही समझ में आ रहा है मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ. 60 लाख रुपीस की हमारी इनकम है ना सर, ये पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी, पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी हमारी. आंसर में भी लिखा हुआ होगा, आपको यही मिलेगा. यानी सर ऑफकोर्स 15 लाख की तो हमारी मतलब हमारी फुल वैल्यू कंसिडरेशन तो अपनी सीधे 150 लाख बन जाएगी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख, यानी सर टोटल 75 लाख रुपीस की हमारी पीजीबीपी इनकम बनेगी. 15 लाख भी तो बनेगी. यानी सर 75 लाख की कॉस्ट, 15 लाख का गेन तो अपरेंट है, लेकिन 60 लाख का आपके ऊपर और गेन लगा दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 75 लाख रुपीस आपके ऊपर गेन चढ़ाया जाएगा. आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन 150 लाख मानेंगे, 90 लाख नहीं मानेंगे. टोटल 75 लाख रुपीस आपके पीजीपी हेड में टैक्सेबल होते हैं. सर राजेश के हाथ में क्या होता है? सर राजेश के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा? सर राजेश को 150 लाख रुपीस, देखना ध्यान ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना.
150 लाख रुपीस 150 लाख रुपीस की जो एसडीवी है, और सर कितने मिल रही है? 90 लाख मिल रही है। सर अगर कभी भी रेसिपिएंट होता है, रेसिपिएंट के लिए अगर कैपिटल एसेट रिसीव कर रहा है वो, तो सर अपने को दो चीज देखनी पड़ती थी। क्या एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन? यस सर है। क्या एसडीवी माइनस कंसिडरेशन एक्सीड्स 50 लाख रुपए? यस सर है। यानी सर जो भी डिफरेंस है दैट इज टैक्सेबल, यानी जो 60 लाख रुपए का डिफरेंस है, ये 56 टू 10 में टैक्सेबल होगा। क्या टैक्सेबल होगा? हाँ सर टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल है तो करवा दो। सवाल पूछता है क्या हरी हरी क्या हरी क्या हरी हमारे जो हरी साहब है, हमारे जो हरी भैया हैं, क्या ये अगर शेयर ब्रोकर ना होके, सॉरी प्रॉपर्टी डीलर ना होके सर शेयर ब्रोकर होते, तो सर क्या ट्रीटमेंट होता? सर कोई ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं आता। एक ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता सर, बस ये है कि यहाँ पीजीबीपी ना होके सर यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता, क्योंकि सर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रखी प्रॉपर्टी। राजेश के हाथ में कोई ट्रीटमेंट आता ना सर। सेलर के नेचर के ऊपर कभी बायर का नेचर डिपेंडेंट नहीं होता सर, बस ये है कि हेड ऑफ इनकम बदल जाता, बाकी सर पूरा का पूरा ट्रीटमेंट सेम होता। 75 लाख रुपए जो भी है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर 43 सीए लग रहा था, यहाँ 50 सी लग जाएगा, बस सेक्शन बदला है यहाँ पे। बाकी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई चेंज होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। मिस्टर परिमल, अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हेवन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, होल्ड, वो रिश्ते ट्राई करते हैं हाइलाइटर से, होल्ड्स 70% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन 20 लाख रुपए की है बैलेंस। ठीक है सर, हम बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। जनरल रिजर्व कितने के हैं सर? 6 लाख रुपए के, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सर 70% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है कोई पर्सन, और उसके जनरल रिजर्व कंपनी के पास कितने हैं सर? 6 लाख रुपए के। द कंपनी ऑन 1/4/2024 गिव इंटरेस्ट फ्री लोन 5 लाख रुपीज टू सुपरवाइजर, 4,000 रुपए की सैलरी वाला, जो कि सर 15 अप्रैल को सर वो पूरा का पूरा पैसा सर किसको? परिमल को दे देता है। असेसिंग ऑफिसर ने इसको डीम डिविडेंड मान लिया कि असेसिंग ऑफिसर करेक्ट है। सर सोचने वाली बात है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा था। क्या कहता है? हेवन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करती है सर? कोई भी काम करती हो। यहाँ का एक क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, एक डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है परिमल। सर कितना होल्ड करता है? 70% होल्ड करता है। सर कंपनी ने क्या किया सर, एक सुपरवाइजर को जिसकी सैलरी सर 4,000 रुपीज पर मंथ है, उसको कितना पैसा दे दिया? उसको दे दिया 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। और सर सुपरवाइजर ने आगे चल के क्या कर दिया सर? मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिया पैसा, मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दिया। प्रोविजन कहता है सर अल्टीमेटली अगर आप शेयर होल्डर हो आप रिसीव कर लो, या आपका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाली एंटिटी रिसीव कर ले, या आपके बिहाफ पे कोई और रिसीव कर ले। सर ये डीम डिविडेंड ही बनता है सर, मेरे बिहाफ पे मेरे सुपरवाइजर ने रिसीव किया तो इट इज डीम डिविडेंड ओनली, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इट विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। Santhanam, holding 25% of the voting power in VKS Manufacturing Private Limited, permitted his own land to be mortgaged. सर एक संतनम है, जो संतनम पर्सन है जो 25% वोटिंग पावर होल्ड करता है, 25% वोटिंग पावर होल्ड करता है किसी कंपनी में। उसने अपनी लैंड दे रखी है कंपनी को ताकि वो लोन ले सके, कंपनी को रिलीज करने के लिए बोली कंपनी ने। अच्छा सुनो सुनो, क्या हुआ? संतनम ने अपनी प्रॉपर्टी दी कि आप इसको मॉर्गेज करके लोन ले लो। अब संतनम को अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो कंपनी पैसे नहीं दे पा रही। कंपनी फेल्ड टू डू सो फॉर रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ द बैंक लोन, इट गिव एडवांस टू संतनम। संतनम को उसने 10 लाख रुपए का एडवांस दे दिया, पैसे वापस, पूरी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहे हैं लेकिन 10 लाख का एडवांस दे दिया। और वो एडवांस भी ना सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद दिया गया है। द कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज ऑन द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एडवांस कितना? 50 लाख का है। सर 50 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, 10 लाख रुपए का सर एडवांस दिया गया सर, एडवांस। The assessing officer proposes to treat 10 लाख रुपए डीप डिविडेंड। सर इसके बदले सर्विसेज मिल रही है ना, अल्टीमेटली 10 लाख रुपए का एडवांस इसलिए दिया गया क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है, तो इट इज इन दी नेचर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कमर्शियल नेचर का है सर। इसके बदले शेयर होल्डर सर्विसेज दे रहा है तो इसको डीम डिविडेंड मानने का क्या सेंस बनता है? 10, अच्छा इसको वर्ड क्या यूज करता देखना, इसकी वर्ड क्या यूज करता देखना। सर कहता है द ग्रेटिट्यूअस लोन और एडवांस गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स नॉट लेस देन 10% within the is would come within the purview of 222 to the extent of accumulated profits, but not in cases where loan advance is given in return for the advantage conferred by the company by such shareholder। यानी सर नॉर्मली अगर कभी पैसे दिए जाते हैं ना, नॉर्मल कभी भी अगर शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं तो इट इज डीम डिविडेंड। लेकिन सर शेयर होल्डर की बद से शेयर होल्डर भी तो कोई एडवांटेज दे रहा है, शेयर होल्डर भी तो कोई एडवांटेज दे रहा है, उस एडवांटेज के अगेंस्ट में पैसे दिए हैं ना, तो इट इज नॉट डीम डिविडेंड। इन दिस केस जो 10 लाख का एडवांस दिया है ना संथनम का,
सर ये नॉन रिलीज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी सर उसका हमको एक बेनिफिट मिल रहा है, 10 लाख एडवांस, 10 लाख पैसे देने का बेनिफिट है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपने को मिल रही है फॉर मॉर्गेज पर्पस। तो सर इट इज बेनिफिट ऑफ द कंपनी। सर ये लोन बेनिफिट के लिए देयरफॉर रेशनल अप्लाई करो कलकत्ता हाई कोर्ट इन द प्रदीप कुमार मल्होत्रा वाला केस कैन नॉट बी बॉट विद इन द परव्यू ऑफ द सेक्शन 222 सिंस इट इज द नेचर ऑफ द ग्रेटिट्यूअस एडवांस बट गिवन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी द प्रोपोर्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर 10 लाख रुपए को डीम डिविडेंड मानना इज नॉट करेक्ट। गलत है, गलत ही कर दी एओ साहब ने। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Question number 8. An enterprise engaged in manufacturing of steel balls continued its activity and decided to lease out its factory building, parts and machinery. ठीक है सर, एक बिजनेस बंद कर दिया और फिर अपने सारे पार्ट्स को लीज आउट कर दिया, यानी सबको रेंट पे चला दिया सर 1 अप्रैल 2024 को। कंसोलिडेटेड लीज रेंट कितना मिल रहा है सर? लीज रेंट मिल रहा है 50,000 रुपीज पर मंथ, यानी सर 12 मंथ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 लाख रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू मिल रहा है। कंप्यूट द इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है डिपॉजिट से? सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 6 लाख के अलावा सर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। सर दोनों इनकम को अलग अलग रख रहे हैं, ये पहला और ये दूसरी इनकम। ब्रोकरेज पेड ऑन लोन टेकन 2,000 रुपए का। सर ये जो लोन जो हमको डिपॉजिट से पैसा मिला हुआ है सर, इस डिपॉजिट्स के पैसे को कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए कुछ हमने लोन ले रखा था 2,000 रुपए का, उसको माइनस कर दिया। ब्रोकरेज पे की सर, इसको माइनस कर दिया। सेक्शन 87 में 57 में अलाउड होता है। इंटरेस्ट पेड ऑन हुंडी एंड अदर लोन्स व्हिच वर गिवन एज डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट टू अदर्स। सर यानी अल्टीमेटली जो 1 लाख रुपए का ब्याज कमाने के लिए मैंने कुछ इंटरेस्ट पे भी किया हुआ है 75,000 रुपीज का, तो ये अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अलाउड। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग का 15,000 रुपए का खर्चा है, माइनस कर दो सर, 15,000 माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है सर, ये भी माइनस कर देंगे, कोई बुराई नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर सर, ये भी माइनस कर देंगे सर, डेप्रिसिएशन इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर, माइनस कर देंगे। लीगल फीस फॉर ड्राफ्टिंग द लीज एग्रीमेंट। सर लीज एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के लिए लीगल फीस पे कर रखी है सर, इसको कायदे से माइनस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। फैक्ट्री लाइसेंस फी पे किए, माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब खर्चे पे किए हुए डायरेक्टली सर, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अर्निंग सच इनकम है, सेक्शन 57 में सब अलाउड है। सर कहता है देयर इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 2,75,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड 24-25। सर 2,75,000 का अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, क्या इसका डिडक्शन मिलता है? सर मिल जाता है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का तो सेट ऑफ ले सकते हो ना, आप किसी भी हेड से ले सकते हो। और सर इसी बिल्डिंग से रिलेटेड है तो आप इस बिल्डिंग के खिलाफ भी ले ही सकते हो ना, 275 का माइनस कर ही सकते हो आप। इंटरेस्ट पेड इन 3। सर थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, 75,000 रुपीज का जो हमने इंटरेस्ट पे किया था ना, उसके बारे में बात कर रहा है। इंक्लूड्स 25,000 रुपीज जो आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया इंडिया के बाहर, उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया 75,000 रुपीज, उनमें से 25,000 रुपए ऐसा अमाउंट है जो किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दिया आपने और टीडीएस नहीं काटा उस पर। अगर टीडीएस नहीं काटते हो किसी भी ऐसे पेमेंट पे, प्रोविजन कहता है वो खर्चा 100% डिसअलाउ हो जाता है। यानी सर अपने को डिडक्शन 75,000 का नहीं मिलेगा, अपने को डिडक्शन सिर्फ 50,000 का ही मिलने वाला है, ऐसा ये पॉइंट कह के चलता है। सर अब निकाल लो इनकम कितनी है। रेंटल अपनी इंटरेस्ट इनकम हो जाती है सीधे सीधे 48,000 की इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, और रेंटल इनकम कितनी हो जाती है निकालते हैं, 6 लाख में से माइनस करेंगे 15,000, माइनस 12,000, माइनस 147,500, माइनस 1,500, माइनस 1,000, माइनस 275, 1,48,000 ये आ रही, 48,000 ये वाली। बिल्कुल सही आंसर है, ओ माय गॉड सर, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल 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 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन पे अगर पूरे चैप्टर में ना ये क्वेश्चन 1 नंबर के एमसीक्यू में आ जाए ना, मस्त मजा आ जाए, मस्त तहलका मचा दे, दिमाग नहीं काम करे ऐसा क्वेश्चन है ये। जुलाई 2024 में मिस्टर परवेज एम्प्लॉयड एज मार्केटिंग मैनेजर इन फार्मा कंपनी रिसीव्ड अ मारुति कार एज गिफ्ट। सर परवेज करके एक एम्प्लॉई है सर, इस मार्केटिंग है, ठीक है, इसको फार्मा कंपनी की तरफ से सर मारुति कार गिफ्ट में मिली है फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ गिफ्ट 2,60,000 रुपए की, 2,60,000 रुपए की गिफ्ट। इज द वैल्यू ऑफ द कार टैक्सेबल इनकम, और किस हेड में टैक्सेबल होगी? सर सवाल मेरा आता है, देखना हेड ऑफ इनकम, देखना हेड ऑफ इनकम समझना। सर आपको कार किससे मिल रही है? क्या मैं बिजनेस कर रहा हूं?
क्या मिस्टर परवेज एक एम्प्लॉई है और डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कुछ मिल रहा है तो क्या एम्प्लॉय और डिस्ट्रीब्यूटर में बिजनेस कनेक्शन है? क्या बिजनेस रिलेशन है? बिजनेस रिलेशन नहीं तो एम्प्लॉय के हाथ में बिजनेस हेड में टैक्सेबल तो नहीं हो सकती, ये बात तो बड़ी क्लियर है। एम्प्लॉय बिजनेस कर ही नहीं रहा, एम्प्लॉय इज एम्प्लॉय एट द फार्मा कंपनी, और फार्मा कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करता हूँ तो कोई और कंपनी वाला मेरे को गिफ्ट दे रहा है, इट इज लाइक दैट। तो यानी सर बिजनेस हेड में तो नहीं जाने वाला। सर क्या सैलरी हेड में जाने वाला है? सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 15 बोलता है ना सर, कभी भी अगर आपको एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के कारण कोई अगर गिफ्ट मिल रहा है देन इट इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। सर मेरे को ना अपने एम्प्लॉयर से कोई गिफ्ट नहीं मिला, मेरे को अपने एम्प्लॉयर से कोई गिफ्ट नहीं मिला, मेरे को गिफ्ट मिल रहा है किससे? किसी थर्ड पार्टी से गिफ्ट मिल रहा है। यानी सर दिस इज नॉट सैलरी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। एंड सर क्या कोई कैपिटल गेन लग रहा है? ना जी सर। हाउस प्रॉपर्टी? ना जी सर। 4 हेड से बाहर हो गया, 4 हेड से बाहर हो गया। तो सर कौन-सा हेड मेरे सर पे आएगा? सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोलता है कि सर इनकम व्हिच इज़ नॉट टैक्सेबल एल्सवेयर इज़ टैक्सेबल हियर। आईएफओएस में लेके आओ। अब आईएफओएस में सर टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए अपने को देखना पड़ता है सेक्शन 56(2)(10). 56(2)(10) क्या बोलता है? अगर आपको कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है, जिसकी वैल्यू ढाई 50,000 से ज़्यादा की है, आपके हाथ पे टैक्सेबल हो जाती है। सवाल मेरा, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? सर नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए सर कोई टैक्सेशन नहीं आने वाला है इस पे। सर ना सैलरी में, ना बिजनेस हेड में, ना ही आईएफओएस में। सर इसलिए इट विल बी टैक्सेबल नोवेयर, कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगी। यही आपको आंसर में मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मतलब मजा ही आ जाए ऐसा क्वेश्चन था। एक्स ट्रांसफर हिज रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वाई फॉर 10 लाख रुपए ऑन 1 अप्रैल 2024। द वैल्यू ऑफ द सेड हाउस एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 16 लाख रुपए की। सर देखना 10 लाख रुपए की आपकी वो थी, 10 लाख रुपए का सेल्स वैल्यू है। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? सर 16 लाख रुपए। सर यानी अल्टीमेटली 16 लाख रुपए आपके लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानी जाएगी। वाई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिस्टर एक्स गिफ्टेड अ प्लॉट परचेज बाय हिम, सर 2001 में वाई को सर वैल्यूड एट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर एक अच्छा, ये आप सस्ते में 6 लाख रुपए सस्ते में तो दे ही रहे हो, प्लस उसको गिफ्ट भी कर रहे हो। सर गिफ्ट कितने में कर रहे हो? सर एक प्रॉपर्टी 8 लाख वाली गिफ्ट कर रहे हो। वाई सोल्ड दी लैंड, लैंड कौन सी वाली थी? फर्स्ट वाली थी, सेकंड वाली थी? लैंड थी ये वाली। तो ये 8 लाख में इसको गिफ्ट, 8 लाख वाली गिफ्ट मिली है ना वाई को, इसको सेल कर दिया। इसको कितने? 15 लाख में सेल किया होगा, 15 लाख में। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू हेड इन द हैंड्स ऑफ चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई अंडर द हेड कैपिटल गेन और आईएफओएस असेसमेंट या 25-26 के लिए। सवाल क्या था समझना, देखना, देखो। सर जो वाई है, वाई के हाथ में आईएफओएस की इनकम निकाल रहा हूं मैं। 10 लाख रुपए की इसने प्रॉपर्टी खरीदी वाई ने, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 16 लाख रुपए। सर कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, 6 लाख रुपए सीधे सीधे हमारा 56(2)(10) में टैक्सेबल होगा ही होगा। ये तो होगा ही होगा। दूसरा सर 8 लाख का घर फ्री में मिला तो ये 8 लाख रुपए भी हमारा 56(2)(10) में टैक्सेबल होगा। दोनों चीजें हमारी 56(2)(10) में जाएंगी, आएंगी इन 14 लाख रुपीज तो हमारा जाएगा ही जाएगा। तो सर इस 8 लाख वाले प्लॉट को इस पर्सन ने क्या किया? सर सेल कर दिया कितने में? 15 लाख रुपए में। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मान लेंगे? सर 8 लाख मान लेंगे। सर 7 लाख रुपए का हमारा बन जाएगा सीधे कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर बड़ी देखो हैरानी वाली बात है, देखो कॉम्प्लेक्सिटी देखो प्रोविजन की। सर ये क्योंकि फ्री में इसको नहीं मिला, सर सस्ते में खरीदा इसने, तो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए फ्री में खरीदा ना इसने, फ्री में मिल गया ना, फ्री में मिल गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी चाहिए? पुराने ओनर की लेनी चाहिए। लेकिन सर क्योंकि हमने टैक्स भरा हुआ है एक वैल्यू पे, हमने इसमें आईएफओएस पे टैक्स भर दिया, तो यही हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। तो हमारे लिए सर क्या बन जाएगा? सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। सर हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कई बार पुराने ओनर से लेनी पड़ती है, लेकिन सर वो प्रोविजन यहाँ नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लग रहे सर वो वाले प्रोविजन यहाँ पे? क्योंकि सर हमने टैक्स बीच में भर दिया है, तो जो लिंकेज रहती है ना एग्जाम ट्रांसफर वाली, वो टूट गई। इसलिए सर यहाँ पे सर पुराने ओनर वाले प्रोविजन नहीं लगते यहाँ पे, क्योंकि आपने टैक्स भर दिया, 56 में टैक्स भर दिया, तो वही आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट। आंसर चेक करोगे, आंसर में कोई दम नहीं है, आप तुक्के से यही कर लेते, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि आईएफओएस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अ गुड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। M is an individual 70 years of age के is a sitting M member of State Legislative Assembly of Karnataka। अच्छा वो धोती वाले अंकल जी, धोती वाले अंकल जी, नहीं वो विधायक जी, विधायक चाचा, 70 साल वाले। फॉर फाइनेंशियल 24-25 उसको फॉलोइंग इनकम रिसीव हुई किससे? असेंबली सेक्रेटेरिएट से। यानी सर वो जो सेवा का काम कर रहे हैं, उस सेवा वाले काम की इनकम मिली है। तो सेवा वाली इनकम सर हमको पहले से ही पता है, कभी पीजीपीपी में जाती नहीं, प्रोफेशनल इनकम नहीं होती इनकी।
ना सैलरी में जाती है क्योंकि ये तो कोई नौकरी कर नहीं रहे, ये लोग तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं जनता की, तो आईएफओएस में जाती है। बेसिक पे कितना मिला? सर 16,000 12 महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा, 1,92,000 रुपए होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस। सर इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस कितने मंथ्स के लिए? जून के लिए मिल रहा है, यानी सर 10 महीने के लिए मिला, यानी क्या मैं कह सकता हूँ 30,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस इसको मिला हुआ है। ठीक है सर, ये बात भी अपना हो गया। सर आगे क्या कह रहा है? ही ओन्स हाउस इन दिल्ली विच हैज बीन लेट आउट फॉर 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज लेट आउट कर रखा है। ही रिसीव्ड रेंट फॉर 10 मंथ्स ओनली। सर 15,000 रुपीज का लेट आउट कर रखा है, उसको 10 महीने का रेंट रेंट मिल रहा है। 1.5 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, 2 महीने के लिए वेकेंट था, 2 महीने के लिए वेकेंट था। ओह, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50,000 रुपीज वॉज पेड। अच्छा क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूनिसिपल टैक्सेस 12,000 रुपए पे किए टेनेंट ने। इंटरेस्ट ऑफ 15,000 रुपीज विधायक जी ने पे किए हुए हैं। सर टेनेंट जो भी अपना पे करता है म्यूनिसिपल टैक्सेस, उसका डायरेक्शन थोड़ी मिलता है लैंडलॉर्ड को। टेनेंट पे करता है तो उसका थोड़ी मिलता है, सर लैंडलॉर्ड को ही पे करने पड़ते हैं, तो कोई डायरेक्शन मिलेगा नहीं इस पे। इस पे 30% का एक स्टैंड डिडक्शन मिलता है 45,000 रुपीज का, और माइनस जो भी आपने 50,000 का इंटरेस्ट पे कर रखा है सर, उसको डिडक्शन ले लो, यानी कुल मिला के सर कितना हो जाता है? 55,000 रुपीज की इनकम बन जाती है हाउस प्रॉपर्टी की। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। सर ये बात तो अपनी सिंपल सिंपल सी हो गई, ये बातें अपनी सिंपल सिंपल सी हो गई। सर अपने को दो बातें बस देखनी होती है यहाँ पे, दो बातें यहाँ पे देखनी होती है। सर कभी विधायक जी की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। ना जो डेली अलाउंस होता है ना विधायक जी का, और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। बाकी सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस दो एग्जेम्प्ट होते हैं। सर यहाँ पे इनको क्या मिला? बेसिक पे तो पूरी टैक्सेबल, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट। टेलीफोन अलाउंस कितना मिल रहा है सर? 48,000 रुपीज का मिल रहा है सर। कुल मिला के अगर मैं निकालता हूँ, इन तीनों इनकम्स को ऐड करूंगा, 1,92,000। अच्छा ठीक है, 16,000 इंटू 12 भी होगा ना। हाँ, 192 प्लस 48 प्लस 30 कितना होता है? 192 प्लस 48 प्लस 30, ये इनकी विधायक जी की सैलरी हो गई, इनकम हो गई, सॉरी सैलरी बोलना अपराध है। प्लस 55,000 की हाउस प्रॉपर्टी, एक बार टोटल करो आंसर आ जाएगा। 3,25,000 रुपये, 3,25,000 रुपये। मस्त, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, कोई भी परेशान कर सकता है अगर एग्जामिनर चाहे तो। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मिस्टर ए परचेज 10 एकड़ ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मिस्टर ए ने 10 एकड़ रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी फ्रॉम मिस्टर बी। सर बाय कर रहा है क्या? रूरल एग्रीकल्चर लैंड सर इंपॉर्टेंट है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एट द रेट ऑफ 2 लाख रुपीज पर एकड़ पर, यानी 20 लाख रुपए की लैंड खरीदी कब? 15 मई 2024 को। गाइडलाइन ऑफ द लैंड ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज 3 लाख। सर 30 लाख रुपए कीमत है इसकी, 20 लाख में खरीद ली। ओ, हाउएवर सर एग्रीमेंट कब हो गया? सर एग्रीमेंट मार्च में हुआ 24 में, तब गाइडलाइन 25 की है, और उसने 1 लाख रुपए सर टोकन मनी दे दी थी। यानी सर जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा था उस दिन 25 लाख रुपीज की वैल्यू थी, और आपने अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट कर दिया था। यानी सर जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस दिन की हम गाइडलाइन वैल्यू लेंगे ही नहीं, उस दिन की एसडीवी लेंगे ही नहीं। जिस दिन सर एग्रीमेंट हुआ था उस दिन के एसडीवी लेने वाले हैं, उस दिन के एसडीवी लेने वाले हैं, यानी हम लोग को 25 लाख रुपए की एसडीवी लेके चल दिया। एक बात बताओ मेरे को, 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को आप 20 लाख में खरीद रहे हो, क्या आपके हाथ में 56 लगेगा? क्या आपके हाथ में 56 लगेगा? 56 लगेगा क्या? सर 56 लगता है कैपिटल एसेट्स पे, 56 लगता है कैपिटल एसेट्स पे। सर क्या रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट है? ना जी सर, नहीं है कैपिटल एसेट। याद करो सर, कैपिटल गेन का सबसे पहला सेक्शन कैपिटल गेन में चार्जेस बताता है कैपिटल एसेट कौन कौन से होते हैं। सर कैपिटल एसेट तीन ही होते हैं, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट, लेकिन रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल एसेट, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सर कोई प्रोविजन लगेगा ही नहीं, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, नो टैक्स इम्प्लीकेशन। मिस्टर ए receives cash gift of 4,75,000 from B on occasion of his 61st birthday। अरे बाप रे बाप रे बाप। सर सब ऐड कर दो, सीधे सीधे ऐड कर दो। सर कह रहा है कि आपने जो 61st उसके कितनी 61st बर्थडे है सर, उसको शादी की तरह मनाया, बिल्कुल बिल्कुल शादी की तरह मनाया। या शादी की तरह मनाना और शादी अलग चीज होती है। इट इज कम्प्लीटली टैक्सेबल। 4.75 लाख रुपए, 4.75 लाख आप टैक्सेबल करवाओगे, ठीक है।
एंड 25,000 फ्रॉम मिस्टर सी, 25,000 रुपीज और मिले हुए हैं, टोटल 5 लाख रुपए मिले हैं सर, पूरे के पूरे 5 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर दिलीप contributed 2 लाख रुपए टू ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ द मैरिज ऑफ फ्रेंड्स डॉटर। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, सर हमने 56 स्टूडेंट में एक गिफ्ट के प्रोविजन में पढ़ा हुआ है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल है, वो किसी ट्रस्ट को पैसा दे रहा होता है, एंड ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव के बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट क्रिएटेड है ना, तो जो पैसा मिलता है ट्रस्ट को सर दैट इज एग्जेम्प्ट, 56 स्टूडेंट में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन सर यहाँ पे आपने एक ट्रस्ट को डोनेट किया, ट्रस्ट को डोनेट कर रहे हो सर, किस पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हो? सर फ्रेंड की डॉटर की मैरिज के लिए, सर फ्रेंड की डॉटर की मैरिज के लिए। सर क्या फ्रेंड आपका रिलेटिव होता है? सर फ्रेंड रिलेटिव इनकम टैक्स की नजरों में नहीं होता, तो उसकी डॉटर भी रिलेटिव नहीं होती। तो सर इस केस में जो भी पेमेंट हुआ सर दैट इज एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, सर ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा ना, एक्सक्लूड्स, ट्रस्ट को एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट करवाता है सर, लेकिन ये तो फ्रेंड की डॉटर है तो उसको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा ना। मिस्टर 14, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, मिसेस हारिनी राव रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। सर 15,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए क्लोज फ्रेंड से मिला, इट इज टैक्सेबल। मैं लिख रहा हूँ अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए। ज्वेलरी 3 लाख रुपीज फियांसे से मिली, सर फियांसे इज नॉट रिलेटिव यार, फियांसे को भी रिलेटिव बना दो यार, मस्त टैक्सेबल करवा दो। 51,000 ईच फ्रॉम 2 फ्रेंड्स ऑन हर मैरिज, सर मैरिज से मिला दैट इज एग्जेम्प्ट, किसी से मिला एग्जेम्प्ट होता है। 51,000 फ्रॉम हर फादर सिस्टर, सर 51,000 फ्रॉम हर फादर सिस्टर यानी बुआ जी से मिला, बुआ जी इज योर रिलेटिव। सर रिलेटिव कैसे याद करना है? रिलेटिव के लिए देखो मैंने डेफिनेशन बना की थी, इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल, उसके स्पाउस, उसके एलडी लीनियर डिसेंडेंट और उनके स्पाउस, इनके स्पाउस के इंडिविजुअल के ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउस, फिर इंडिविजुअल के स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, उनके स्पाउस। सर पेरेंट्स मदर फादर, स्पाउस के मदर फादर, सर मदर फादर के ब्रदर सिस्टर और फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस। सर एल उसके लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, सॉरी लीनियर असेंडेंट अपने भी और स्पाउस की भी सर, यानी चूहे जैसा फिगर बन रहा होता है हमारा, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ। तो सर क्या कह रहा है, आपको फादर सिस्टर से पीसा मिला हुआ है, फादर सिस्टर से पीसा मिला हुआ है, फादर सिस्टर इज रिलेटिव ना, फादर की सिस्टर यानी बुआ जी तो आपकी रिलेटिव होती है, तो दिस इज एग्जेम्प्ट। फिर कह रहे 21,000 फ्रॉम हस्बैंड फ्रेंड, हस्बैंड फ्रेंड से मिल रहा है 21,000 रुपीज। एक बात बताओ, अपने हस्बैंड के फ्रेंड से मिल रहा है, हस्बैंड के फ्रेंड से, ही इज योर रिलेटिव? सर रिलेटिव नहीं होता ये, दिस शुड बी टैक्सेबल। सर टैक्सेबल कैसे? सर देखो टैक्सेबल गिफ्ट्स ऑलरेडी सर हमारे 1,50,50,000 क्रॉस कर चुके हैं, टैक्सेबल रिसीट्स हमारी 50,000 क्रॉस कर चुकी है, यानी सर ये भी टैक्सेबल ही बन जाएगा सर। अल्टीमेटली आपकी गिफ्ट रिसीव्ड 50,000 से ज्यादा क्रॉस हो चुकी है, तो ये 50,000 की लिमिट को वैसे ही क्रॉस करवा रहा है, दिस इज टैक्सेबल। 21,000 रुपीज गिफ्ट, 25,000 फ्रॉम हर फैमिली फ्रेंड, सर टैक्सेबल करवाओ 25,000 रुपीज। गिफ्ट ऑफ 11,000 रुपीज फ्रॉम ब्रदर की मदर इन लॉ, यानी सर भाई की सास, सर भाई की सास देखो, सर भाई की सास देखो, ये मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे ब्रदर उसकी स्पाउस रिलेटिव है, सर मेरे ब्रदर की सास रिलेटिव होती है? सर नहीं होती सर रिलेटिव, ये टैक्सेबल हो जाएगा हमारा 11,000 रुपीज टैक्सेबल। 75,000 रुपीज इन सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड सिस्टर, अच्छा हरिणी के हस्बैंड की सिस्टर, यानी कौन हो गई, भाभी, भाभी हो गई क्या, हस्बैंड की सिस्टर नहीं, ननंद हो गई, ननंद हो गई, ननंद। 75,000 रुपीज सर रिलेटिव बन जाती है, यस सर रिलेटिव, इट इज एग्जेम्प्ट। एक बार ऐड करो कितना हो रहा है, सर 5,07,000 हो रहा है, हो सकता है गलत हो, आई डोंट नो, देखिए। ओ माय गॉड सर सही हो गया, वाह सही हो गया। 50th पे आ जाओ, मिस्टर एक्स रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट्स अमाउंटिंग टू अमाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। गिफ्ट ऑफ बुलियन, सर बुलियन 60,000 रुपए का मिला ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से अपने बर्थडे पे मिल रहा है, सर टैक्सेबल करवा दो 60,000 रुपीज, क्योंकि सर क्यों ही मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। रिसीव्ड अ कार, सर कार मिल रही है, सर कार इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, कार इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी। कैश गिफ्ट 18,000 रुपए 3 फ्रेंड से मिला, यानी 54,000 टैक्सेबल, टोटल मिला के 50,000 क्रॉस करा, टैक्सेबल। एक्वायर्ड ऑफिस बिल्डिंग, सर 22 नवंबर 2024 को फ्रॉम हिज फ्रेंड, कंसिडरेशन 10 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 20 लाख रुपए, यानी सर 10 लाख रुपए सीधे सीधे 56 स्टूडेंट में जाएगा हमारा। इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड ऑफ मिस्टर एक्स अक्वायर्ड बाय द रेलवे, सर उसको कॉम्पनसेशन मिला, कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट मिला, सर तीनों का इंटरेस्ट जितना भी लेते हैं इसको ऐड कर दो, इंटरेस्ट कितना 4,30,000 रुपीज का। सर इसमें से माइनस करूंगा स्टैंडर्ड एक्शन 50% माइनस कर दूंगा, मेरा इंटरेस्ट टैक्सेबल कितना होगा 2.15 लाख रुपीज का।
निकाल लो, क्या आंसर आ जाएगा। 60,000 प्लस 54,000, 10 लाख, 2,15,000, 13.29 लाख। ओ वाओ सर, वाओ। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन अपने आप में अच्छा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसा ड्राफ्ट किया गया है ना, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको शायद समझ में नहीं आया क्वेश्चन, इसलिए एक बार आराम आराम से ना एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करके इसका फोटो बनाते हैं, ठीक है, फोटो बनाते हैं। देखो इधर, मिस्टर मंजू मेनन, ठीक है, मंजू मेनन एसएससी है कोयम्बटूर में, होल्डिंग रखते हैं 20% इन ऑरेलिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑरेलिया एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में 20% होल्डिंग रखते हैं। एसएससी हैज इमोल प्रॉपर्टी इन कोयम्बटूर, ठीक है, इसके पास एक इमोल प्रॉपर्टी है जो इसने लेट आउट कर रखी है, लेट आउट टू दी सेड कंपनी ऑन मंथली रेंटल बेसिस। सर ये प्रॉपर्टी इसने कंपनी को दे रखी है, और सर इसके बदले क्या मिलता है, इसको रेंट मिलता है, मंथली रेंट मिलता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। एसएससी परमिटेड द कंपनी टू प्रोवाइड द सेड प्रॉपर्टी एज कोलेटरल सिक्योरिटीज टू एबीसी। ओ सर, एसएससी ने बोला कि मैं तुमको प्रॉपर्टी तो दे ही रहा हूँ, प्लस सर तुम इस एमओएल प्रॉपर्टी को कोलेटरल में यूज भी कर सकते हो। यानी अब ये प्रॉपर्टी इसके पास भी नहीं है, अब ये प्रॉपर्टी किसके पास है, अब ये प्रॉपर्टी बैंक के पास चली गई, अब ये प्रॉपर्टी बैंक के पास चली गई। बैंक के पास क्या, कोलेटरल में पड़ी हुई है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी मैंने दी कंपनी को, कंपनी मेरे को रेंट दे रही, और चुपके से मेरी कंसेंट से कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को कोलेटरल में यूज भी कर लिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज विद द बैंक 2013 में, ठीक है। दैट टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास अ रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द एसएससी टू ऑब्टेन द इंटरिम इंटरेस्ट फ्री लोन 20 लाख रुपए तक का। सर जैसे ये प्रॉपर्टी बैंक के पास गई, सर अल्टीमेटली मंजू मेनन को तो डाउट है ना कंपनी के ऊपर, कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो मैं इसका तो प्रॉपर्टी गई ना, इसकी तो प्रॉपर्टी गई ना। तो सर इसी टाइम पे ना एक कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, कौन सा रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास किया कि सर कभी मंजू मेनन चाहे तो 20 लाख रुपए तक का हमसे लोन ले सकती है, कंपनी से लोन ले सकती है, ठीक है, जब भी जरूरत पड़े तब ले सकती है, क्योंकि अपने पास आपकी प्रॉपर्टी है ना, अपने पास आपकी प्रॉपर्टी है ना, 20 लाख तक का लोन आपको दे देंगे, प्लस आपने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को देने के लिए दे रखी है, आपने फ्री में अपनी प्रॉपर्टी हमको दे दी कोलेटरल में यूज करने के लिए, तो 20 लाख तक का लोन हम आपको दे सकते हैं कभी भी। जून 2024 में मेनन को लगा कि नहीं भैया अब अपने को चाहिए, मेनन ने बोला कि 15 लाख रुपए का एडवांस अभी इकट्ठा करो, 15 लाख रुपए का एडवांस अभी चाहिए मेरे को। और सर प्रॉपर्टी के खिलाफ एडवांस नहीं मांग रही, वो प्रॉपर्टी के खिलाफ एडवांस नहीं मांग रही, देखना, फ्रॉम द कंपनी एज एडवांस रेंट मांग रही, बोल रही भाई मेरे को तुमसे रेंट लेना ही लेना है ना, हर साल हर महीने रेंट लेना ही लेना है, 15 लाख रुपए का एडवांस रेंट अभी दे दो मेरे को सर्विसेज तुमको देनी है, मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, तुमने मॉर्गेज कर दिया, उसके बदले तुमसे 15 लाख का एडवांस रेंट मांग रहा हूँ, सॉरी, which was adjusted against the rate payable, and after such adjustments, ठीक है, the amount of advance rent stood reduce 8 लाख। सर यानी 15 लाख रुपए का एडवांस लिया था, हर महीने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर करके थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर करके 7 लाख रुपए का एडजस्टमेंट हो गया। सर 8 लाख रुपए का अभी भी आउटस्टैंडिंग एडवांस पड़ा हुआ है मंजू मेनन के पास। असिस्टेंट ऑफिसर ने बोला कि अरे भैया कैसे 8 लाख रुपए का एडवांस है ना, सर दिस इज योर डीम्ड डिविडेंड, इसको डीम्ड डिविडेंड बोलता है असिस्टेंट ऑफिसर। क्या असिस्टेंट ऑफिसर सही कर रहा है? एक बात बताओ सर, ये इट इज ट्रू कि अगर कोई शेयर होल्डर जिसके पास 10% ज्यादा वोटिंग पावर है, या फिर उसको अगर कोई भी कंपनी पैसे दे रही है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इट इज डीम्ड डिविडेंड, ऐसा होता है, इट इज ट्रू। बट सर मेरी प्रॉपर्टी गई है, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में मेरी सर्विसेज है ना, अल्टीमेटली मैंने प्रॉपर्टी तुमको दी, इट इज अ सर्विस आई एम गिविंग टू यू, उसके बदले मेरे पैसे रोके हुए, उसके बदले मेरे को पैसे दे रहे हो ना, प्लस मेरे को तो रेंट मिलने ही वाला था ना, उस रेंट का एडवांस पेमेंट कर रहे हो ना, इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैंने सर्विसेज दे रखी है तुमको, उसके अलावा सब कुछ चीजें मैंने कर रखी, सब करने के बाद मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूँ ना। देयरफॉर प्रदीप कुमार मल्होत्रा का केस लगाओगे और बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग कैन नॉट बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ द 222 सिंस इट इज नॉट लेट आउट द ग्रेटिट्यूअस एडवांस। सर ये वर्ड बहुत यूज कर रहा है, डीम्ड डिविडेंड कभी भी आपके सामने आए ना, तो सर ग्रेटिट्यूअस एडवांसेस यूज कर रहा है, ग्रेटिट्यूअस लोन्स। बट सर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, ग्रेटिट्यूअस एडवांसेस, ग्रेटिट्यूअस लोन्स, ये वर्ड यूज करा, ये वर्ड हमेशा आप याद रखोगे डीम्ड डिविडेंड के केस में, अगर बुक जो भी फॉलो करे उसमें एक वर्ड लिख दो ग्रेटिट्यूअस लोन्स, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वर्ड जरूर कोट करके आना, क्योंकि उसके दिमाग में है प्रदीप कुमार मल्होत्रा का केस लो, हर बार लगभग रेफर करता है। दैट वाज ऑल अबाउट योर आईएफओएस। सर आईएफओएस में क्या चांसेस है, व्हाट इज माय टेक ऑन दिस चैप्टर? सर चैप्टर में एंजल टैक्स हटा के इस चैप्टर को ना आधा उन्होंने कर दिया, एंजल टैक्स हटा दिया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत इक्के दुक्के वो भी गए,
सर इस चैप्टर में कोई भी दम नहीं है, बट येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि सर इसमें अमेंडमेंट है सेक्शन 222F का, जो बायबैक वाला अमेंडमेंट है ना, आप उसको आईएफओएस मान लो या असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज मान लो, सर कहीं ना कहीं वो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर इज ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि आपके May 25 एग्जामिनेशन में आपको बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे, आपको मिलेगा। मतलब अंदर से आ रहा है ना कि बायबैक इज वन ऑफ योर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो आपको पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो अमेंडमेंट है। तो फॉर दैट मैटर आप उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेने वाले हो। चैप्टर में एक डीम्ड डिविडेंड वाज इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप क्वेश्चन आंसर से आपको समझ में आ गया होगा। एक गिफ्ट टैक्सेशन वाज इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 2 टॉपिक्स पे अराउंड ज्यादातर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उसके अलावा अगर आप देखोगे, बायबैक इज वन टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो यू कैन स्किप आउट द अदर टॉपिक्स। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन पीजीबीपी। पीजीबीपी के ना ऐसे मस्त एनर्जेटिक फॉर्म में क्वेश्चन आंसर आपको सारे के सारे करवा दूंगा, बिल्कुल मस्त, आपको मजा ही आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए मस्त रूप से पढ़ाई करते रहो एंड अच्छे से हंसते रहो, खेलते रहो। मस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय स्टडी।